गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अमेरिका के संविधान में अमेरिका की कार्यपालिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 2 में यह लिखा गया है कि अमेरिकी संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी अमेरिका का विधान यह मानता है कि अमेरिकी संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति में निहित हैं। मुनरो का यह मानना है कि अब तक एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया है जितना कि अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। यानी कार्यपालिकाओं में राष्ट्रपति को एक शक्ति संपन्न शासनाध्यक्ष की भूमिका में हम देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद विश्व की कार्यपालिका में शक्ति और सम्मान की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पद माना जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष भी है और अमेरिका का राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष भी है। यानी वो राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों ही है। आज मुनऑक कहते हैं आज अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सबसे महान शासक है। जैसा हम देखते हैं कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी अपना वक्तव्य देते हैं तो वह न केवल अमेरिका में बल्कि भारत में भी उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे भी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, कौन उम्मीदवार होगा, जितनी बेसब्री से अमेरिका की जनता इंतज़ार करती है, अन्य विश्व के लोगों की निगाह भी इस पर लगी रहती है कि अगला अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। यानी ये बहुत ही अधिक महान शासक के रूप में देखा जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हम उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें केवल एक ही कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका, और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में है अमेरिका का राष्ट्रपति। इसके अलावा वहाँ कार्यपालिका का कार्यकाल, अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल स्थायी माना जाता है। यहाँ 4 साल कार्यकाल है। 4 साल पहले महाभियोग के माध्यम से उसे हटाया जा सकता है, लेकिन चुनाव नहीं होते। जो उपराष्ट्रपति है, जितना समय बचता है उस पर राष्ट्रपति उसे उस काल का बना दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ की कार्यपालिका यानी अमेरिका का राष्ट्रपति ना तो व्यवस्थापिका में से लिया जाता है और ना ही वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि वह अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 14 वर्ष लगातार वह अमेरिका में रह रहा हो। लेकिन वस्तु स्थिति में जो राजनीतिक दल हैं वे राष्ट्रपति का मनोनयन करते हैं। इसका कार्यकाल 4 साल का है। 4 साल पहले संसद इसे हटा नहीं सकती है, केवल महाभियोग के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है और महाभियोग भी लगाना कोई आसान नहीं है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा यह अभियोग लगाया जाता है और इसकी सुनवाई सीनेट करती है। जिस समय महाभियोग की सुनवाई सीनेट करती है उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है। अभी तक के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया नहीं गया है। लगाया जरूर गया है लेकिन अभियोग साबित नहीं हुआ और उसे हटाया नहीं गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल है 4 साल। लगातार वो कितनी बार अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है इस बारे में संविधान मौन है। लेकिन पहले शुरू में ये परंपरा विकसित की गई कि अपने 2 कार्यकाल ही अमेरिका का राष्ट्रपति पूरा कर पाएगा। 1951 लेकिन 1-2 राष्ट्रपतियों ने इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया, इसीलिए 1951 में संविधान में यह संशोधन किया गया। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ
कार्यकाल 2 होंगे, यानी वह लगातार 8 साल तक ही अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव वह नहीं लड़ सकता है। कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते बहुत सी उन्मुक्तियां उसे प्राप्त हैं। देश में कहीं भी जाने का उसे अधिकार है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक बहुत विशाल भवन उसका निवास स्थान है जिसका नाम है व्हाइट हाउस, और उसे अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद एक निर्धारित पेंशन भी दी जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया या राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई माना जाता है। यानी चुनाव सब जगह होते हैं, लेकिन बहुत ही अधिक हम कहें दिलचस्प या बहुत अधिक संघर्षरत अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राजनीतिक जीवन की यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक तरह से आज बन गई है। अमेरिकी विधान निर्माता यह नहीं चाहते थे कि चुनाव कोई उथल पुथल मचा ले, इसीलिए कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा चुनाव न हो इस तरह की व्यवस्था उनके द्वारा की गई, और उन्होंने इस बात को माना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, और उस निर्वाचक मंडल में उतने ही सदस्य होंगे जितने कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में होते हैं। जैसे एक राज्य से 2 सदस्य प्रतिनिधि सभा में 2 सदस्य सीनेट में भेजे जाते हैं, प्रतिनिधि सदन से की संख्या अलग अलग है, तो उतने ही सदस्य उस राज्य से उस निर्वाचक मंडल में चुने जाएंगे। और प्रमुख रूप से इस बात को स्वीकार किया गया कि जो निर्वाचक मंडल है वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। यानी यह निर्वाचक मंडल जो विधान सभाएं हैं उनके द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, लेकिन अब यह निर्वाचक मंडल सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाने लगा है। यानी इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष हो गया है, और वह निर्वाचक मंडल ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। और सीधी सी बात है कि निर्वाचक मंडल में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल का राष्ट्रपति बन जाता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अब निर्वाचक मंडल जनता के द्वारा सीधे रूप से चुना जाने लगा है। यह निर्वाचक मंडल समय आने पर यानी नवंबर के महीने में निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं उनका चयन होता है। उसके बाद वे अपने राज्य की राजधानी में एकत्र होते हैं और लिखित रूप में अपने वोट देते हैं। 2 व्यक्तियों को देते हैं, एक राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और एक उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। पहले यह जैसा आपको बताया कि राज्यवार मतदान होते हैं, पहले यह निर्वाचक मंडल अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता था और अब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जैसे इस बारे में गिरफिथ कहते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन अब प्रथाओं का ऐसा ढांचा बन गया है जिसका संविधान से कोई संबंध नहीं है, जिसके कारण मूल उद्देश्य जो है वह बदल गया है। यानी विधान निर्माता यह चाहते थे कि बहुत उथल पुथल इस चुनाव के माध्यम से ना हो, बहुत अशांति इस चुनाव के माध्यम से ना हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्तमान में व्यवहार में राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस तरीके से होता है उसे हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। पहला है प्रत्याशियों का नामांकन और प्रचार। राजनीतिक दल, 2 राजनीतिक दल हैं अमेरिका में, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। दोनों ही राजनीतिक दल पहले अपने प्रत्याशियों का मनोनयन करते हैं, यानी दलीय आधार पर, उनकी लोकप्रियता के आधार पर, सर्वे आदि के आधार पर वे एक सम्मेलन में अपने प्रत्याशियों का मनोनयन करते हैं कि भाई ये व्यक्ति रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार होगा
राष्ट्रपति का और यह उपराष्ट्रपति का। दोनों ही दल अलग अलग मनोनयन करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पृथक पृथक राज्य के निवासी होने चाहिए, यानी एक जैसे रिपब्लिकन पार्टी है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक राज्य से मनोनीत नहीं करता है। उसके बाद फिर ये लोग अपना नामांकन पत्र भरते हैं और नामांकन के बाद फिर प्रचार किया जाता है। प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के प्रचार प्रसार में बहुत अधिक धन, बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है। जो यहाँ पर दबाव समूह हैं, आगे हम जब राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के दबाव समूह बहुत अधिक क्रियाशील हैं। फिर अगला स्तर है निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी प्राथमिक संस्थाओं या सम्मेलनों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और जैसा अभी आपको बताया कि निर्वाचक मंडल में उतने ही सदस्य होते हैं जितने उस राज्य से सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह प्रमुख रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और जनता प्रत्याशियों की योग्यता पर इसमें कोई ध्यान नहीं देती, क्योंकि निर्वाचक मंडल ना तो संसद के सदस्य बनते हैं, ना ही निर्वाचक मंडल के सदस्यों की राजनीति में कोई भूमिका होती है। ये केवल राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचकों के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मतदान। जब निर्वाचक मंडल का चुनाव हो जाता है, उसकी तय हो जाता है कि अमुक राज्य से रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं, अमुक से डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तभी लगभग पता चल जाता है कि अमेरिका का आने वाला राष्ट्रपति कौन होगा। उसके 5 सप्ताह बाद निर्वाचकों के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मतदान किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राज्य की राजधानी में एकत्र होते हैं और वहाँ उनके द्वारा 2 मत दिए जाते हैं, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है मतगणना और परिणाम। उसके बाद जो मतपत्र हैं वे हर राज्यों की राजधानी से सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिए जाते हैं। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के सदस्यों के सामने इन्हें खोलता है, मतगणना होती है और फिर निर्वाचन की घोषणा कर दी जाती है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 20 जनवरी के दिन शपथ ग्रहण करते हैं। हर 4 साल बाद 20 जनवरी के दिन अमेरिका का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। यह शपथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा उन्हें दिलाई जाती है। किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति उस दिन शपथ ना ले पाए तो उपराष्ट्रपति अनिवार्य रूप से उस दिन शपथ लेता है। तो इस तरह से ये एक निर्धारित अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया है। केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि यह निर्वाचन अब प्रत्यक्ष रूप से हो गया है। चुनते निर्वाचक मंडल ही हैं। पहले निर्वाचक मंडल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता था और अब यह निर्वाचक मंडल जनता के द्वारा निर्वाचित होने लगा है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की आलोचना। पहली आलोचना है राष्ट्रपति का निर्वाचन धन का खेल है, जिसके पीछे भ्रष्ट पद्धतियां काम करती हैं, गलत चालें प्रमुख रूप से चली जाती हैं। यानी येन केन प्रकारेण, जिसे हम कहते हैं साम दाम दंड भेद, हर तरह का साधन इस राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है। दूसरा है चुनाव में छल कपट अफवाहों अनुचित साधनों का प्रयोग हावी रहता है, क्योंकि बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई है। नेक्स्ट है यह भी अनुचित है कि निर्वाचक मंडल के सदस्य निर्वाचित होने के बाद फिर मतदान करते हैं। जब जनता के द्वारा ही होना है तो सीधे जनता के द्वारा भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना चाहिए। हो सकता है निर्वाचक मंडल के सदस्य हों रिपब्लिकन पार्टी के और दे दें वोट डेमोक्रेटिक पार्टी को। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी आलोचक यह मानकर चलते हैं कि इसकी संभावना बन सकती है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का जो व्यवहारिक रूप बन गया है, उसके कारण अयोग्य व्यक्तियों का आना संभव हुआ है। यानी अयोग्य व्यक्ति भी चुनकर आ सकते हैं, लेकिन यह आलोचना भी बेमानी है, क्योंकि प्रमुख रूप से हम यह देखते हैं कि
अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे निक्सन हो, चाहे फोर्ड हो, चाहे ट्रूमैन हो, ये योग्य राष्ट्रपतियों के रूप में ही प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। धन्यवाद।